एक बार फिर आपका स्वागत है रिच माफिया चैनल में। अगर आपको लगता है कि आपने सब देख लिया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां 5 चौकीदारों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तो अपने हेडफोन्स पहन लीजिए, सारी बत्तियां बुझा दीजिए और खुद को उस खौफनाक अंधेरे में डुबो लीजिए जहां से वापसी शायद मुमकिन न हो। ये बात है 2005 की। मैं आर्यन उस वक्त एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार था। मुझे हमेशा से उन कहानियों में दिलचस्पी रही है जिन्हें समाज अनदेखा कर देता है। मेरी खोज मुझे भारत के एक दूर दराज पहाड़ी शहर शिमला से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव में ले आई। गांव के बाहरी छोर पर खड़ा था रिवेरिन एकेडमी का विशाल और खंडहर हो चुका ढांचा, एक समय का प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल जो अब सिर्फ खौफ का प्रतीक बनकर रह गया था। गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी, रिवेरिन एकेडमी शापित है। कहानी कुछ यूं थी। 1980 के दशक में रिवेरिन एकेडमी एक बेहतरीन स्कूल था, लेकिन 1990 के दशक में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में बच्चों के हॉस्टल से अजीब आवाजें आती थीं, किताबों के पन्ने अपने आप पलटते थे, और सबसे डरावनी बात, स्कूल के 4 चौकीदार एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार डर के मारे और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। तब से वो वैसे ही वीरान पड़ा है। इन कहानियों ने मुझे बेचैन कर दिया। एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक तर्क होता है। मैं सच्चाई जानने के लिए उस स्कूल जाने का फैसला किया। मेरे दोस्त और फोटोग्राफर राहुल मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हम दोपहर के वक्त रिवेरिन एकेडमी पहुंचे। पहाड़ों के बीचों बीच खड़ा वो विशाल स्कूल दूर से ही अपनी वीरानी का ऐलान कर रहा था। गेट पर चढ़ी जंगली बेलें और टूटी हुई दीवारें एक अजीब सी उदासी फैला रही थीं। अंदर घुसते ही हम एक बड़े से मैदान में पहुंचे, जहां कभी बच्चे खेलते होंगे, अब वहां जंगली घास और टूटी ईंटें बिखरी थीं। स्कूल की इमारत सचमुच बहुत बड़ी थी। ऊंची दीवारें, टूटे हुए शीशे और हवा में तैरती हुई धूल की गंध एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। हम सबसे पहले मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां कभी सुबह की प्रेयर होती होगी। अब वहां सिर्फ एक टूटी हुई घंटी और कबूतरों की गुटरगू थी। हमने स्कूल के हर हिस्से को खंगाला। क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, हर जगह बर्बादी और वीरानी का मंजर था। ब्लैकबोर्ड पर लिखे पुराने पाठ मिट चुके थे, किताबों के पन्ने पीले पड़ चुके थे, और हॉस्टल के कमरों में टूटे हुए बेड और जंग लगे लॉकर थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, स्कूल का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की छाया लंबी होकर डरावनी आकृतियां विरा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडी नम गंध घुल गई थी। हम स्कूल के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां चौकीदारों के क्वार्टर थे। ये छोटे एक कमरे वाले क्वार्टर थे जो स्कूल की दीवार के साथ बने थे। हर क्वार्टर में जंग लगा हुआ बिस्तर, एक टूटी हुई मेज और एक खाली अलमारी थी। मुझे लगा शायद यहां कुछ सुराग मिल जाए। अचानक राहुल ने मुझे कोहनी मारी और एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां जमीन पर धूल की मोटी परत के नीचे कुछ चमक रहा था। मैंने झुककर देखा। वो चाबी का गुच्छा था जिस पर चौकीदार 3 लिखा था। ये किसी चौकीदार का था। उसे हाथ में लेते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई ठंडा हाथ मेरे हाथ को छू गया हो। तभी पास के चौकीदार क्वार्टर के अंदर से एक धीमी सी खरोंच की आवाज आई। राहुल और मैं एक दूसरे को देखने लगे। लगता है कोई जानवर है, राहुल फुसफुसाया। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो किसी जानवर का नहीं लग रहा था। हमने हिम्मत करके उस क्वार्टर के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था। हमारी टॉर्च की रोशनी में सिर्फ टूटी हुई लकड़ी और धूल दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी ने दीवार पर एक पुराने कैलेंडर को छुआ, अचानक वो खरोंच की आवाज बहुत तेज हो गई और एक भयानक चीख में बदल गई, जैसे किसी ने अपने गले को चीर दिया हो। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए। हम भागने ही वाले थे कि तभी राहुल का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। उसकी टॉर्च उछलकर दूर जा गिरी और अंधेरा और भी घना हो गया। उस अंधेरे में हमें उस क्वार्टर से एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हमारा नाम ले रहा हो, और हर फुसफुसाहट के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। मैंने राहुल को उठाया और हम पागलों की तरह स्कूल के मेन गेट की तरफ भागे। गेट बंद था। हमने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जंग खाया हुआ गेट टस से मस नहीं हुआ। रात घिर चुकी थी। स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्रिस्तान लग रहा था। हम फिर से स्कूल के अंदर भागे, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। हमें लगा कि सबसे सुरक्षित जगह प्रिंसिपल का ऑफिस हो सकता है।
प्रिंसिपल का ऑफिस स्कूल की मुख्य इमारत की पहली मंजिल पर था। वहां एक भारी लकड़ी की मेज और कुछ अलमारियां थीं। मेज पर कागजों का एक ढेर और एक पुरानी स्याही की दवात पड़ी थी। हमने दरवाजा बंद किया और टॉर्च की रोशनी में माहौल को समझने की कोशिश करने लगे। अचानक नीचे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। फिर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कदमों की आवाज थी, लेकिन किसी इंसान के चलने की नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज घिसट रही हो। आवाजें तेजी से ऊपर आ रही थी। हमें लगा कि कोई हमें ढूंढ रहा है। हम दोनों मेज के नीचे छिप गए। पैरों की आवाज ऑफिस के दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर एक हल्की सी खरोच की आवाज आई, खिच खिच खिच, और फिर दरवाजा धीरे से खुला। मेज के नीचे से मैंने देखा, दरवाजे से एक काली परछाई अंदर आई। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वो विकृत और बेढंगी थी, जैसे कई शरीर एक साथ जुड़ गए हों। उसकी आंखों की जगह 2 लाल धब्बे चमक रहे थे। वो धीरे धीरे ऑफिस के अंदर आई और हर कदम के साथ फर्श पर एक चिपचिपी आवाज आ रही थी। वो परछाई मेज के पास आकर रुक गई। मुझे लगा अब हम खत्म, लेकिन उसने मेज पर पड़े कागजों के ढेर को देखा और फिर अपनी विकृत उंगलियों से उसने कागजों को पलटना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों से निकलने वाली खरोंच की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। वो कागज पलटते ही रहा जब तक कि उसे एक मोटी सी डायरी नहीं मिल गई। डायरी को देखकर वो परछाई एक अजीब सी आवाज में फुसफुसाई, आखिरकार मिली। फिर वो परछाई डायरी लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। मैं मेज के नीचे से बाहर निकला। राहुल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मैं डायरी के पीछे भागा। मैं परछाई का पीछा करते हुए स्कूल के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां अंधेरा और भी घना था। परछाई हॉल के बीच में बने एक पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसने डायरी को अपनी विकृत उंगलियों में पकड़ा हुआ था। तभी परछाई ने उस डायरी को कुएं में फेंक दिया और जैसे ही डायरी कुएं में गिरी, कुएं से एक भयानक चीख की आवाज आई जो पूरे स्कूल में गूंज उठी, और उस चीख के साथ परछाई हवा में विलीन हो गई। मैं भागा भागा कुएं के पास पहुंचा। कुआं गहरा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च अंदर चमकाई। नीचे मिट्टी के ढेर में मुझे उस डायरी के साथ साथ कुछ और भी दिखाई दिया। मानव कंकाल के 5 ढांचे। ये वही 5 चौकीदार थे। उन्हें कुएं में फेंक दिया गया था। तभी मेरी नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। किसी ने खून से वहां कुछ लिखा था, गद्दार। अगली सुबह हम जैसे तैसे गेट खोलकर बाहर निकले। हम सीधे पुलिस स्टेशन गए और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कुएं की खुदाई की और सच में वहां से 5 कंकाल बरामद किए गए। पुलिस ने डायरी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई, वो परछाई, उसने डायरी को कुएं में क्यों फेंका था, और गद्दार कौन था? जांच में पता चला कि रिवेरन एकेडमी के पुराने रिकॉर्ड में एक नाम बार बार आता था, मिस्टर शर्मा, स्कूल के हेडमास्टर। वो एक बहुत ही सख्त और पैसे के भूखे आदमी थे। स्कूल के कुछ छात्रों ने बताया था कि मिस्टर शर्मा अक्सर स्कूल के फंड का गबन करते थे और रात में कुछ अजीब लोगों से मिलते थे। मैंने उस डायरी के बारे में सोचा, अगर उस डायरी में मिस्टर शर्मा के काले कारनामों का जिक्र था तो वो परछाई उसे कुएं में क्यों फेंकेगी? शायद वो नहीं चाहती थी कि वो राज बाहर आए। और वो परछाई कौन थी? मुझे अचानक याद आया कि स्कूल के रिकॉर्ड में एक बात और थी। कुछ साल पहले स्कूल के एक चौकीदार ने मिस्टर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वो बच्चों के खाने में मिलावट करते हैं और स्कूल के फंड का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस चौकीदार की शिकायत को दबा दिया गया था और कुछ ही दिनों बाद वो चौकीदार गायब हो गया। उस चौकीदार का नाम था रामू। रामू की आत्मा उस डायरी को कुएं में फेंककर क्या छुपाना चाहती थी, या वो हमें कुछ बताना चाहती थी? फिर अचानक मुझे गद्दार शब्द याद आया। रामू ने मिस्टर शर्मा को बेनकाब करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे चौकीदारों ने शायद पैसों के लालच में उसका साथ नहीं दिया था। मैंने वापस गांव जाकर उस बूढ़ी महिला से बात की जिसने हमें स्कूल के बारे में बताया था। उसने बताया कि मिस्टर शर्मा बहुत बीमार हो गए थे और सालों पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने सारे पैसे एक गुप्त खाते में जमा कर दिए थे। मुझे लगा कि रामू की आत्मा उन गद्दार चौकीदारों को माफ नहीं कर पाई थी। वो उन्हें उसी कुएं में दफन कर चुकी थी जहां शायद कभी मिस्टर शर्मा ने कोई काला धंधा किया होगा। और उस डायरी में उन सब की मिलीभगत का राज था। रामू की आत्मा नहीं चाहती थी कि उसका नाम उस गद्दारी के साथ जुड़ा रहे। शायद उसने डायरी को इसलिए फेंक दिया ताकि उसका नाम उस गद्दारी से अलग रहे। रिवेरन एकेडमी का अभिशाप सिर्फ भूतों का नहीं था, ये लालच, गद्दारी और अन्याय का अभिशाप था जिसने उस स्कूल को निगल लिया था। रामू की आत्मा आज भी उस स्कूल में भटकती है, उस सच्चाई के बोझ तले दबी हुई जिसे वो कभी उजागर नहीं कर पाया। आज भी जब अमावस की रात होती है तो रिवेरन एकेडमी से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है।
गद्दार और 5 चौकीदारों की आत्माएं उसी कुएं में कैद न्याय का इंतजार करती हैं, शायद तब तक जब तक उनके नाम के साथ जुड़ा वो गद्दार का धब्बा मिट नहीं जाता।